अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है सी शार्प में, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, मल्टी थ्रेडिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि मल्टी टास्किंग क्या होती है। ठीक है, तो देखो, हम जिस तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है, अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो, विंडोज़ ऑन करते हो, और आप एट अ टाइम बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन कर लेते हो। ठीक है, मतलब आप सपोज करो कि आपने अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किया और उसके बाद आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर ली। अब वो एप्लीकेशंस एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास MS वर्ड भी चल रहा है, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी चल रहा है, ठीक है, आपके पास नोटपैड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सेम उसी जगह आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से कुछ डाउनलोडिंग भी कर रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रन कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब एक साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, कि भाई आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क क्या करवा रहे हो, परफॉर्म करवा रहे हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके पास साइमल्टेनियसली रन हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास मल्टीटास्किंग का। ठीक है, तो देखो, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस वक्त मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो भी ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ कैमटेशिया जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो सॉफ्टवेयर भी ऑन है। पावर पॉइंट जिसके ऊपर हमारी ये स्लाइड्स रखी हुई हैं, सेशन रखे हुए हैं, वो भी रन हो रहा है। फिर इसके साथ साथ गूगल क्रोम भी हमारे पास ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इस वक्त बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रही है। ठीक है, तो अगर इसको चेक करना है आपने कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके पास रन हो रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास नीचे टास्क बार आ रही है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आएगा टास्क मैनेजर। ठीक है, आप टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो कौन कौन से आपके पास इस वक्त टास्क रन हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे सबसे एंड में फ्योर डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की विंडो आती है जब आप टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, तो देखो, अभी मेरे पास एडोब इस वक्त रन हो रहा है, कैमटेशिया रन हो रहा है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, और विजुअल स्टूडियो 2015 मेरे पास इस वक्त रन हो रहा है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये साइमल्टेनियसली मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रही है। इसका मतलब मेरा विंडोज क्या है, मेरा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब विंडोज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 6 टास्क हैं जो पैरेलली इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं मोर डिटेल्स के ऊपर अब क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस करो कि ये जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन इस वक्त एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के ऊपर मौजूद हैं, और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट कौन देता है, हमारी रैम मेमोरी देती है। इसका मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास रन हो रही हैं ये आपके पास रैम मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक प्रोसेस भी स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब आप जब भी कोई एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक है, तो होता क्या आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपने एप्लीकेशन रन की है उसके साथ उसके लिए एक प्रोसेस भी स्टार्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कैमटेशिया ओपन किया हुआ है ना, तो कैमटेशिया हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक प्रोसेस के अंदर चल रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, आप देखो यहाँ पे मैंने कौन से टैब के ऊपर क्लिक किया हुआ है, प्रोसेसेस। इसका मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास रन हो रही हैं, हर एक एप्लीकेशन का अपना एक प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोसेस कौन जनरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है। जिस तरह मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है तो पावर पॉइंट के लिए एक अलग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है तो गूगल क्रोम के लिए एक अलग प्रोसेस आपके पास चल रहा है। ठीक है, और ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इनको हैंडल कौन करता है, मैनेज कौन करता है,
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि वो सीपीयू कितना ले रहा है, रैम के अंदर मेमोरी कितनी ले रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि कुछ आपके पास ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी आपको नजर आएंगे जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप ऑन करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट कर देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो कहलाते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है। और बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्योंकि देखो मैंने तो जस्ट यहाँ पे 6-7 एप्लीकेशंस ऑन की हुई हैं, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है एज अ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होता है और ये सारा काम आपके पास साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, एवरी एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब आपकी हर एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट होती है उसके लिए एक प्रोसेस बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस बनाता है और जो एप्लीकेशन आपने एग्जीक्यूट की है, रन की है, उसको उस प्रोसेस के साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 6 एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं तो इसका मतलब है मेरे पास 6 प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाए हैं और हर एक प्रोसेस के अंदर उसने एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट बता रहा है। फिर यहाँ पे देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या बताया, प्रोसेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन होती है जो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रोसेस यूज थ्रेड टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन कोड, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस थ्रेड को यूज करता है, क्यों यूज करता है, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितना भी कोड है, जितनी भी लॉजिक है, उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। मतलब प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, और एप्लीकेशन को अगर एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर की लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोसेस किसको यूज करता है, थ्रेड को यूज करता है, ठीक है। अब थ्रेड क्या है, देखो अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, ठीक है। देखो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके लिए एक प्रोसेस तैयार करता है, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस तैयार होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया, ठीक है, तो एमएस वर्ड के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस प्रोसेस की कोई आईडी होगी जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर आपकी वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसका मतलब आपने जैसे कोई एप्लीकेशन रन की तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस बनाया और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन को रन किया। जिस तरह मैंने बताया कि एमएस वर्ड मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की है, तो एमएस वर्ड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस तैयार किया और उसके अंदर एप्लीकेशन को, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को रन किया, ठीक है। अब इसी तरह मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन कर सकता हूं ना, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए आपके पास क्या होगा, एक सेपरेट प्रोसेस तैयार किया जाएगा और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन होगी। क्योंकि देखो अक्सर आपने देखा होगा टास्क मैनेजर के अंदर जाके हम एंड टास्क करते हैं, तो वो एंड टास्क का मतलब क्या होता है, एंड टास्क का मतलब कि हम कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हम किल कर देते हैं। किल का मतलब वो जो एप्लीकेशन होती है जो रनिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूशन स्टेट में है, उसको हम बंद कर देते हैं। एंड टास्क करते हैं तो क्या होता है, अक्सर हम एंड टास्क कब करते हैं, जब हमारी एप्लीकेशन हैंग होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उनको जबरदस्ती एंड टास्क करते हैं, उनका प्रोसेस हम किल करवा देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा होता है, प्रोसेस के अंदर वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो एप्लीकेशन चल रही होती है। तो समझाने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड एक प्रोसेस तैयार करके देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एप्लीकेशन का कोड जो होता है, उसके अंदर की जितनी लॉजिक होती है, वो कौन एग्जीक्यूट करता है, वो थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब प्रोसेस थ्रेड का सहारा लेता है आपके एप्लीकेशन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और देखो सी शार्प के अंदर हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं
उस पूरी एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल थ्रेड काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन का जितना भी कोड होता है वो थ्रेड एग्जीक्यूट करता है और आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल थ्रेड ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो इसका मतलब जो मैंने ये एप्लीकेशन को रन किया, ठीक है, तो उसके लिए एक थ्रेड काम कर रहा है। फिर इसी तरह मैंने सेकंड एप्लीकेशन जब ऑन की थी, ठीक है, तो उसके लिए भी उसके कोड को भी एग्जीक्यूट करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट हुआ। ठीक है, सिंगल थ्रेड क्रिएट हुआ। फिर सेम इसी तरह जब मैंने तीसरी एप्लीकेशन ओपन की, एग्जीक्यूट किया, तो उसके लिए भी हमारे पास एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जिसने हमारे एप्लीकेशन के कोड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके पास पूरा सिनेरियो है ये हो रहा होता है जब आप मल्टीटास्किंग करते हो। ठीक है, तो आप थ्रेड को मजीद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने थ्रेड के बारे में आपको क्या बताया कि जब आपकी एक एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है, और जब वो रन होती है तो वो एक प्रोसेस के अंदर रन हो रही होती है, और प्रोसेस कौन बनाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब प्रोसेस थ्रेड का सहारा लेता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये थ्रेड का काम होता है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड एक लाइट वेट आपके पास रिसोर्स है। ठीक है, तो तभी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, एवरी एप्लीकेशन हैज अ सिंगल थ्रेड बाय डिफॉल्ट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। इसका मतलब आपकी कोई भी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिस तरह सी शार्प की एप्लीकेशन है जो हम बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, तो जब भी हम अपनी उस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड मौजूद होता है। ठीक है, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके साथ साथ एक सिंगल थ्रेड भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एंड दैट सिंगल थ्रेड इज नोन एज मेन थ्रेड। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो उसके साथ एक सिंगल थ्रेड आपके पास बन जाती है, और उस सिंगल थ्रेड को क्या कहा जाता है? मेन थ्रेड कहा जाता है, जिसको आप पेरेंट थ्रेड भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट, एवरी एप्लीकेशन फॉलो सिंगल थ्रेडेड मॉडल। इसका मतलब हम जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही थ्रेड मौजूद होता है जिसको हम मेन थ्रेड कहते हैं। इसका मतलब हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सिंगल थ्रेडेड मॉडल के ऊपर काम करती हैं। इसका मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितना भी कोड है, उन सब को एक सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा आपके प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका? सिंगल थ्रेडेड मॉडल का। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं। इसका मतलब अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसका मतलब मैं सिंगल थ्रेड के थ्रू पूरी एप्लीकेशन का कोड एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, जो कि एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक से बचने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, जिसको अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास होता क्या है। मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं उसको एक प्रोसेस के अंदर रखता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही थ्रेड होता है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आपके प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देगा, तो बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक थ्रेड होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारा कोड है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होने चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल थ्रेड्स अगर होंगे तो हमारी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन हो सकेगी। ठीक है, मतलब मैं एक थ्रेड यहाँ पे बना लूँ, फिर मैं यहाँ पे दूसरा थ्रेड बना लूँ, और मैं यहाँ पे 3 थ्रेड बना लूँ। ठीक है, इसका मतलब पहले मेरे पास एक थ्रेड था, लेकिन अब मेरे पास मेरे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरी एप्लीकेशन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 थ्रेड्स हैं। 3 थ्रेड्स हैं, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन और अच्छे से क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क समझाऊं, ठीक है, तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और उस प्रोजेक्ट का, उस नेम स्पेस का नाम क्या रखा है मैंने? मल्टी थ्रेडिंग डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक थ्रेड क्रिएट करता हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमें क्लास यूज करते हैं थ्रेड। लेकिन एक बात याद रखना कि जो थ्रेड क्लास है इसके लिए एक नेम स्पेस हमें यूज करना पड़ता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैं थ्रेड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ नीचे आओ, तो यहाँ पे देखो हम एक नेम स्पेस यूज करते हैं जिसको कहते हैं सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, और सिस्टम डॉट थ्रेडिंग के अंदर ये थ्रेड की क्लास है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो आपके पास ये जो है ये ऊपर ऐड हो गई सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। ठीक है, और इसी के अंदर आपके पास ये वाली क्लास है थ्रेड की। ठीक है, तो मैं एक थ्रेड बनाता हूँ, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ, नाम देता हूँ टी, और अब इस टी वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका क्या नाम है, करंट थ्रेड। ये क्या करेगा, करंट थ्रेड को टी के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, टी के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। और मैंने आपको बताया था आपकी हर एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सिंगल थ्रेड होती है। ठीक है, तो करंट थ्रेड के अंदर वही जो सिंगल थ्रेड है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, टी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो थ्रेड करंट थ्रेड हमारे टी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, इसको मैं कोई ना कोई नाम देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं नेम की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और इसको मैं, ये जो हमारी थ्रेड है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन थ्रेड। ठीक है, अब देखो इसको मैं नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सिंगल थ्रेड होती है उसका कोई भी नाम नहीं होता। ठीक है, मतलब जिस तरह मैंने बताया सिंगल थ्रेड काम कर रही होती है, वो एक अनोनिमस थ्रेड होती है। ठीक है, मतलब उसका कोई नाम नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसका नाम यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और सेट क्या कर रहा हूँ, मेन थ्रेड। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, CW टैप टैप करते हैं, और राइट लाइन के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इज, ठीक है, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ हमारे पास थ्रेड के अंदर जो भी करंट थ्रेड है और उसका जो भी मैंने अभी नाम सेट किया है। ठीक है, करंट थ्रेड मतलब सिंगल थ्रेड होगी, उसका जो भी मैंने नाम सेट किया है उसको आप इस लाइन पे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ। ठीक है, और अब लास्ट में अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, क्या कह रहा है यहाँ पे, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इज मेन थ्रेड। हमने अपनी थ्रेड का क्या नाम रखा था, मेन थ्रेड। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक थ्रेड बनाया है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज की है करंट थ्रेड। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं इसका रियल कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ये जो 3 लाइंस लिखी है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं 3 मेथड यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, और ये जो मेथड होंगे वो स्टैटिक मेथड्स होंगे। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप मैं वॉइड रख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने पहले मेथड का नाम रखता हूँ फंक1। ठीक है, सही है, और इसके अंदर मैं एक लूप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर लूप हम यूज करते हैं, फॉर लिखो टैप टैप करो, ये पूरी बॉडी आपको ओपन करके दे देगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरा लूप स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, और मेरा लूप कब तक चलेगा, मैं कहता हूँ मेरा लूप चलेगा जब तक आए हमारे पास छोटा या बराबर नहीं हो जाता 50 के। इसका मतलब मेरा ये जो लूप है ये कितनी दफा चलेगा, ये 50 दफा चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक1। ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद मैं ये वाला वेरिएबल कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, कौन सा, आई वेरिएबल। ठीक है, तो देखो आपके पास जब मैं इस फंक1 के मेथड को कॉल करूंगा जो कि एक स्टैटिक मेथड है, तो आपके पास फंक1 का स्ट्रिंग आएगा, और फिर यहाँ पे आई के अंदर पहले ये 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी तरह के मैं 3 मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे आते हैं, और यहाँ पे इस मेथड का नाम मैं अब कह देता हूँ फंक2, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी मैं लिख देता हूँ फंक2। ठीक है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ फंक3। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आके इसके बॉडी के अंदर भी मैं कहता हूँ फंक3। तो आप देखो अब मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, मेरे इस कोड के अंदर 3 फंक्शंस हैं, लेकिन इस पूरे
कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब इन तीनों फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए थ्रेड हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, और वो कौन सा थ्रेड है, मेन थ्रेड है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूँ तो देखो ये तीनों स्टैटिक फंक्शंस हैं, और स्टैटिक फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, क्लास के नेम के साथ। तो देखो ये जो तीनों मेथड्स हैं ये मैंने कौन सी क्लास के अंदर बनाए, प्रोग्राम क्लास के अंदर बनाए, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, इन मेथड्स को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोग्राम डॉट फंक1, ठीक है, सबसे पहले फंक1 का फंक्शन हम कॉल करते हैं, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक2, ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ फंक3, ठीक है, सही है। तो अभी देखो अभी हमारे पास सिंगल थ्रेड ही है, तो इसका मतलब हमारे ये जो कोड के अंदर मैंने 3 यहाँ पे बनाए हैं फंक्शन, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, उनको कॉल करने की जिम्मेदारी किसकी है, उसी एक सिंगल थ्रेड की है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं आपको थोड़ा टॉप पे लेके जाऊं, ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ है आपके पास, फंक1, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो आप यहाँ पे देखो ये फंक1 है, ठीक है। फंक1 पहले अपना पूरा, ठीक है, पूरे 50 आइटरेशंस कंप्लीट करेगा, और उसके बाद देखो जैसे ही 50 कंप्लीट हुआ फंक1 का, तो उसने फंक2 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे चले जाओ, फंक2 आपके पास जब हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो उसके बाद आपके पास क्या हुआ, फंक3 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और सेम इसी तरह फंक3 आपके पास पूरा 50 तक चलेगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे सिंगल थ्रेड हमारे पास काम कर रही है, और सिंगल थ्रेड कैसे काम कर रही है, सीक्वेंशियल मैनर में काम कर रही है, ठीक है। मतलब वो जो आपके पास मेन थ्रेड है उसने फंक1 को पहले अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको कंप्लीट किया, ठीक है। फिर उसके बाद फंक2 को उसने मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूट किया, और उसके पूरे 50 आइटरेशंस कंप्लीट करवाए। फिर इन दी एंड फंक3 के अंदर आपके पास क्या हुआ, वो जो जितना भी आपका कोड है वो मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, देखो प्रॉब्लम वहां पे आता है कि आपके पास ये जो फंक2 है, ठीक है, सपोज करो आपके पास ये फंक्शन2 है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग हुई हुई है। देखो अभी तो हमने बहुत ज्यादा सिंपल इसको रखा है, सिर्फ इसके अंदर हम लूप्स को चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज करो फंक2 के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग की हुई है आपने, जो कि डेटाबेस से कोई डेटा फेच करवा के आपको दे रहा है, ठीक है। मतलब डेटाबेस है उसके अंदर, फंक2 के अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग लिखी हुई है जो कि एग्जीक्यूट होने में कुछ सेकंड्स लेगी, ठीक है। सपोज करो 10 या 15 सेकंड्स वो उसको लेगी, ठीक है। तो अगर फंक्शन2 का कोड एग्जीक्यूट होने में 10 से 15 सेकंड ले रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फंक्शन3 तब तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसका मतलब कि फंक2 आपके पास जब तक ये फंक्शन अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक फंक3 आपके पास डिले स्टेट में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जब तक आपके पास फंक्शन2 अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट नहीं करेगा, फंक्शन3 आपके पास डिले स्टेट में रहेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा। क्यों, क्योंकि थ्रेड सिर्फ एक ही काम कर रहा है, ठीक है। और थ्रेड किसके ऊपर लगा हुआ है, फंक्शन2 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब वो उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन2 जितना भी टाइम लेगा, 10 सेकेंड ले, 20 सेकेंड ले, जितना भी टाइम लेगा, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन उस वक्त वेटिंग स्टेट में, ठीक है। मतलब हमारी एप्लीकेशन में और कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यही वजह है कि हम क्या क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। तो देखो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर फंक्शन2 आपके पास डिले हो जाता है, ठीक है, तो डिले को क्रिएट करने के लिए, मतलब मैं चाह रहा हूं, क्योंकि देखो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स कोडिंग तो नहीं की ना इसके अंदर, ठीक है, सिंपल मैंने फॉर लूप लगाया, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के इस फंक्शन2 को थोड़ा डिले करवाता हूं, ताकि आपको आउटपुट में मैं दिखा सकूं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा फंक2 है, इसके अंदर ये जो मैंने लूप बनाया हुआ है ना, तो देखो मैं लूप के अंदर आता हूं, और मैं यहाँ पे कहता हूं इफ, और मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर i बराबर हो जाए 25 के, तो क्या करो, ये जो हमारा थ्रेड है, ठीक है, ये जो मेन थ्रेड है,
उसको आप कुछ सेकंड्स के लिए स्लीप पे भेज दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 8000। अब ये 8000 क्या है, 8000 मिली सेकेंड है, ठीक है, और 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब मैंने 8000 मिली सेकेंड दिए, इसका मतलब कि मेरा वो जो थ्रेड है वो 8 सेकेंड तक स्लीप पे चला जाएगा, डिले पे चला जाएगा। कब चला जाएगा, जब आई की वैल्यू बराबर हो जाएगी 25, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर देखो, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना, तो उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि हमें कंसोल पे नजर आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई अब 8 सेकंड के लिए आपके पास ये जो फंक्शन 2 है ये डिले रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कह देता हूं थ्रेड इज गोइंग टू स्लीप फॉर 8 सेकेंड, ठीक है, सही है। तो अब देखो अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो मेरा फंक्शन 2 है ये 8 सेकंड के लिए डिले में जाएगा, और 8 सेकंड के लिए डिले में जाएगा, इसका मतलब तब तक मेरे पास फंक्शन 3 का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना,